आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। भारतीय बैंकों में पड़े हुए खराब लोन पर वार करने के लिए सरकार एक अध्यादेश ले आई है। शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नए अध्यादेश के बाद रिजर्व बैंक को ज्यादा हक मिलेंगे। रिजर्व बैंक अब बैंकों को सीधे निर्देश दे सकते हैं कि किस लोन को कैसे वसूलना है और इसके लिए खास कमेटियां भी बनाई जाएंगी। अब रिजर्व बैंक पर एक तरह से जिम्मेदारी आ गई है कि भारतीय बैंकों में पड़े 9 लाख करोड़ से ज्यादा खराब लोन की सफाई हो। तो क्या इस नए अध्यादेश से बात बन जाएगी और क्या चुनौतियां हैं आगे, इस पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस एनपीए अध्यादेश पर वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कह रहे हैं। The Government of India authorizing the RBI to initiate insolvency and bankruptcy proceedings again in relation to any stressed assets. And the second part relates to specific directions, including formation of committees and oversight committees. You see, the object of this act is that the present status quo can't continue. And the present status quo is that not much was moving. And therefore, a paralysis in the name of autonomy is detrimental to the economy itself. And therefore, that really requires to be broken. अब ये सारे नए प्रावधान, ये सिस्टम चलेगा कैसे, इसके डिटेल्स अभी आने हैं। कुछ चीजें पता चली है और कुछ डिटेल्स अभी आगे आने हैं। लेकिन सवाल ये है क्या इससे बात बन जाएगी। इसलिए हम आपसे भी आज एक सवाल पूछ रहे हैं कि एनपीए पर ऑर्डिनेंस से बड़े डिफॉल्टरों पर क्या नकेल कसेगी। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। 51818 पर SMS करके भी आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आइए आपको आज के पैनल से मिला है। हमारे साथ आज जुड़ी हैं अर्थशास्त्री राजेश्वरी सेनगुप्ता, TheWire.in के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ हैं, ऑयस्टर कैपिटल के CEO अतुल जोशी से हम बात करेंगे। राजनीतिक पार्टियों से आज हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा। वैसे ये दोनों सज्जन बैंकर भी रह चुके हैं, तो इस सब्जेक्ट पर उनके पॉलिटिक्स के साथ एनालिसिस की भी हम उम्मीद करेंगे। और साथ ही हमारे साथ आज जुड़े हैं CNBC आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या, जो हमें समझाएंगे कि इस ऑर्डिनेंस में होने क्या जा रहा है। तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले राजेश्वरी, आप कैसे देखती है इस ऑर्डिनेंस को, क्योंकि एनपीए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के लिए, उससे कितनी हालत खराब हुई है, ये अभी तक लोग समझ रहे हैं। क्या समाधान नजर आ रहा है इस फॉर्मूला में कि अब आरबीआई के हाथों में एक तरह से कमान दे दी गई है कि लीजिए आपके पास हक है, आप सफाई करवा सकते हैं। थैंक यू तमन्ना। मेरा राय ये है कि ये जो एनपीए प्रॉब्लम अभी इतना सीरियस हो चुका है और अभी जो ऑर्डिनेंस पास करके गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, मेरा राय है कि इससे बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इससे मेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हम आरबीआई जो अपना बैंकिंग रेगुलेटर है उनको आर्बिट्ररी पावर दे रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के जरिए, और इसमें अकाउंटेबिलिटी क्लैरिटी बहुत ही कम है, नहीं है। इनफैक्ट कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। एंड आई डोंट सी कि इससे आपका जो स्पेसिफिक सवाल था, इससे एनपीए प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन होने वाला है। ये मेरी राय में है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के आरबीआई के कोर्ट में बॉल को फेंक दिया है और बोल दिया है कि अभी आरबीआई के ऊपर है वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ताकि आरबीआई को जो भी डायरेक्शंस दे सकते हैं बैंक्स को। लेकिन आरबीआई के पास क्या एक्सपर्टीज है ये एनपीए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक्सपर्टीज है, क्योंकि वो रेगुलेटर है और रेगुलेटर्स का जो काम है और जो एनपीए कमर्शियल वो अलग है। वो कमेटियां बिठाने वाले हैं, इससे प्रॉब्लम एक्सपर्ट कमिटीज बिठाने वाले हैं और ये ओपन डिबेट है। अगर किसी का काउंटर पॉइंट है वो जो इंडिकेट करके आए, ये एक ओपन ये उनकी वो एक्सपर्ट कमिटीज बिठाने वाले हैं। राजेश्वरी, ये बात ऑर्डिनेंस में जो है एक्सपर्ट कमेटी तो जो है, जो आप बता रहे हो कि आरबीआई एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करेंगे जो बैंक्स को एडवाइस देंगे कैसे रेजोल्यूशन हो सकता है। हमने पहले भी देखा था कि आरबीआई ने सीडीआर, एसडीआर, S4A बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म खुद इनिशिएट किए थे और 5-6 साल से ये सारे रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म फेल कर चुके हैं।
तो ऐसा इस ऑर्डिनेंस में कहां से ये स्पेशल कमेटी कहां से आएगा? जो पहले वाली रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म एक भी ये सक्सेसफुल हुआ, तो ये कहां से एक मैजिक पिल आ जाएगा कि एक एडवाइजरी कमेटी आगे सारे बैंक्स को बता देंगे कि पैसे रिजॉल्व करें। सेकंड बात एक पॉइंट लेके आरबीआई में बस खत्म कर लेती है कि जी हाँ कि आरबीआई बैंक्स को डायरेक्शंस देंगे कि वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को यूज करें। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसमें मैंने खुद काम किया है, वो अभी इट्स अ पब्लिक लॉ जो कोई भी बैंक चाहे तो यूज कर सकता है। आरबीआई को डायरेक्शन देने की जरूरत क्या है कि वो फिर बैंक्स को बोले कि आप जाके इस लॉ को यूज करो? ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऑर्डिनेंस की फिर ये अतुल जोशी जो सवाल उठाए हैं राजेश्वरी ने, हो चुका है ये आप जाके इस लॉ को यूज करो। हमारे दर्शकों के समझने के लिए जो सवाल उठाए हैं वो कितने वैलिड हैं और क्या ये कंसर्न्स है? एज ऑफ टुडे क्या बदलता है जो आरबीआई पहले नहीं कर सकती थी, या क्या मैकेनिज्म आज आ गया है जो पहले नहीं इस्तेमाल हो सकता था? अगर हम आरबीआई का प्रीएम्बल देखें कि जिसके अंडर में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ है, और देखें प्रिलिमिनरी चैप्टर आरबीआई का जिसमें आरबीआई का फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, और तीसरा चैप्टर आरबीआई एक्ट का जिसमें आरबीआई की एक्टिविटीज डिफाइन की गई है एज अ सेंट्रल बैंक, तो उसमें से कहीं भी आरबीआई का ये पर्टिकुलर एक्शन वैलिडेट नहीं है। तो इन अ वे टू स्पीक ये अल्ट्रा वायरस के इलीगल बोल सकते हैं कि आरबीआई एक्ट के अल्ट्रा वायरस है। लेकिन आप अगर ये देखिए कि रघुराम राजन साहब ने कुछ 100 कंपनियों की लिस्ट निकाली थी और कहा इन सबको एनपीए डिक्लेयर करो, सबने डिक्लेयर किया। अब आरबीआई ये कहेगा कि इन सबसे रिकवर करो, तो फर्क क्या है? तो एनपीए डिक्लेयर करना आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। एग्जैक्टली, वो भी अल्ट्रा वायरस था। लेकिन जब गवर्नर बोलता है तो बैंक्स क्या करेंगी? सेम चीज होगी जब कमिटी बिठाएंगे, वो कमिटी में कौन होगा किसको पता, उसके बाद वो कमिटी अगर आरबीआई के गवर्नर को या जो भी कोई अथॉरिटी है आरबीआई में उसको बताएगी, आरबीआई एक लेटर भेज देंगे जो वो भेज सकते हैं अंडर बीआर एक्ट जी, और वो हर एक बैंक को कंप्लाई करना ही है अंडर बीआर एक्ट। नहीं, यानी पहले आरबीआई सुझाव दे सकती थी, अब ये निर्देश दे रही है। अगर हम आम भाषा में समझाए तो ये बड़ा फर्क हो गया। आपने हथियार एक दे दिया है आरबीआई के हाथ में जिसको वो इस्तेमाल कर सकती है। अब सवाल है, और एमके वेणु आपके पास मैं आती हूँ, कि ये हथियार कितना कारगर साबित होगा? इसका एक हिस्सा ये है कि बैंकर्स अब बच जाएंगे इन्वेस्टिगेशन से। पहले उनको डर लगता था कि वो एक प्रॉब्लम या जो एक खराब एसेट है, और उसका मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने लोन लिया और वापस नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण, शायद वो विलफुल हो या ना हो, वो अलग कहानी है। वो अगर रिजॉल्व करते थे, उनको डर था कि कोई सरकारी एजेंसी उन पर जांच कर लेगी कि क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं, इससे वो बच जाते हैं। क्या ये ट्रांसपेरेंसी के लिए खराब बात है, या इतना पावर बैंकों को देना जरूरी है? देखिए तमन्ना, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी दो आपके और एक्सपर्ट्स ने बोला, ये काम आरबीआई का नहीं है कि जो प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग लोन्स, जो उसके जो एसेट्स हैं, कोलैटरल्स हैं, और जो इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स जो करनी है, और किस तरह हेयर कट्स जो कॉर्पोरेट जिन्होंने लोन लिया उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, और सरकार जो ओनर है बैंकों की वो कितना सैक्रिफाइस करेगी, कंपनी कितनी सैक्रिफाइस करेगी, ये तो सरकार का काम है। सरकार बैंक्स की ओनर है, सरकार ने और टैक्स पेयर जो है उनका पैसा लगा हुआ बैंक में, सरकार ओनर है बैंक का, और सरकार ने लोन दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक ने। तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो एक सरकारी बैंकों और कंपनियों के बीच में है। जो जेटली साहब ने बोला कि 40-50 कंपनियां हैं जो मेन जो नियर डिफॉल्ट सिचुएशन में है। अब वो मेरे ख्याल वो 10-12 लाख करोड़ तो उन्हीं का ही बनता है, जो मेन मोटा मोटी जो है। तो इसमें आरबीआई जो एक रेगुलेटर अंडर द एक्ट रेगुलेटर है, उसको आप सरकार लाके क्या करेगी? सरकार अपनी रिस्पांसिबिलिटी आरबीआई पे थोप रही है। पॉलिटिकली सरकार अपने आप को डिस्टेंस कर रही है इन चीजों से, जबकि ये सरकार का दायित्व है। और मेरे ख्याल सरकार अपनी रिस्पांसिबिलिटी से हट रही है, और ये कहा जा रहा है कि सरकार और आरबीआई मिल के कर रही है। ये जो मिल के जो बात चल रही है, जो अनाउंसमेंट आया कि टुगेदर गवर्नमेंट एंड आरबीआई टुगेदर विल रिजॉल्व दिस, ये बिल्कुल एम्बिगुअस है और इसमें बहुत कंफ्यूजन है। आगे जाके ये बहुत पॉलिटिसाइज होगा, और बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी 1-1 लाख करोड़ ग्रुप्स हैं, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा लोन्स हैं, कई तो 75,000 करोड़ जो टॉप 10 जो है, जिनके नाम सबको पता है, अब सारी नजर लोगों की उन पे होगी। और अब
पिछले रघुराम राजन साहब ने इन सब कंपनियों को फोर्स किया भी कुछ अपनी एसेट्स को बेचे जो अच्छे एसेट्स हैं टू पे फॉर दी बैड एसेट्स। अब वो भी पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। अजय बग्गा, आज बाजार इस खबर के बाद गिरे, लेकिन बाजार ओवरऑल कैसे देख रहा है इस ऑर्डिनेंस को, और क्या एक राहत भी मिल रही है कि कम से कम बैंकों के लिए आगे का रास्ता बन गया है? जी बिल्कुल तमन्ना, मैं यहाँ पॉजिटिव आना चाहूंगा इस पे, क्योंकि एक ये शुरुआत है, एक डायरेक्शनली कुछ सरकार ने, और जो दिखा रही है ये सरकार कि गवर्नेंस की तरफ कुछ इन्होंने एक एटलीस्ट कुछ एक स्टेप लिया है। ये एक मार्केट इसको सराह रहा है। मार्केट क्यों गिरा आज? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत दौड़ गए थे और बहुत एक यूटोपियन एक एक्सपेक्टेशन थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इससे, और जब ऑर्डिनेंस आ गया जो हम कहते हैं कि बाय ऑन न्यूज एंड सेल ऑन फैक्ट, तो सेल ऑन फैक्ट हो गया। जब वो 2 पेज निकल आए गैजेट, आपने जब दिखाई कैमरा पे, तो मार्केट नीचे गिर गया। बट उसके बाद खरीदारी आई है। वो जो मार्केट 200 पॉइंट नीचे था, वो जब बंद होते होते 70 पॉइंट नीचे आ गया था, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक में फिर खरीदारी आई। ये हम नहीं कह सकते किसने खरीदा, क्या हुआ, बट वो खरीदार हैं। मैं संक्षेप में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कदम उठाया है, अच्छा है। दूसरी बात है, पैसा किसी के पास नहीं है। हम यहां बात कर सकते हैं, अगर आपके 16 लाख करोड़ का एनपीए है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिला के 3 लाख करोड़ का इक्विटी कैपिटल और नेटवर्थ बनता है आज के दिन में, प्रोविजंस भी आप मिला लीजिए, तो टेक्निकली आप इंसॉल्वेंट है एज अ बैंकिंग सिस्टम। और ये इस सरकार ने नहीं किया, वो चलता आ रहा है सदियों से। आप फार्मर लोन भी उनसे दिलवाते हैं, हर चीज प्रायोरिटी सेक्टर भी करवाते हैं, और कॉर्पोरेट भी है। जरूर कॉर्पोरेट भी कुछ गलत लोन भी दिए गए, इसलिए एक बैंक के चेयरमैन भी जेल में है, और भी लोग जाएंगे जेल में। तीसरी तो पैसा है नहीं। अब यूएस जैसा फ्री इकोनॉमी मानने वाले, उन्होंने सब बैंक टेक ओवर कर लिए, सिटी बैंक खरीद लिया, एआईजी खरीद लिया। ब्रिटेन जैसा फ्री इकोनॉमी, सब बैंक्स उन्होंने खरीद लिए। इटली ने खरीदे हुए हैं इतने बैंक्स। या तो सरकार इशू करे पैसा और ये बोले हम 100% कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं इक्विटी, वो आप करना नहीं चाह रहे। दूसरा, आप बॉन्ड होल्डर्स या डिपॉजिटर्स पे हानि लाएं, वो भी आप करेंगे नहीं। तो तीसरी, अब क्या आपके हाथ में, कमान में क्या तीर रह जाता है? आरबीआई रह जाता है। तो ये हमें प्रैक्टिकली भी देखना है। आरबीआई तो फैसिलिटेटर है, उनको करना क्या है फाइनली, अब वो सवाल है। नहीं जी, एक मिनट जी, राजेश्वरी। तमन्ना, और एक बात है कि ये जो ऑर्डिनेंस में जो कैपिटल की बात बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन मानो कि आरबीआई ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक बैंक को डायरेक्शन दे दिया कि आप ये स्ट्रेस्ड एसेट को रिजॉल्व करें, लेकिन हम सब पता है कि जो 40-50 टॉप केसेस है उनमें रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो बैंक को बहुत सारे लॉस पहुंचने वाला है, और जब बैंक्स को लॉस फेस करना है उनको फिर कैपिटल चाहिए होगा। तो कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे फिर कैपिटल कहां से आएगा? ये तो ऑर्डिनेंस में कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि सरकार, आरबीआई ये ऑर्डिनेंस लेके रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद क्या होने वाला है। ये जो पीएसयू बैंक्स है, यही बात राजेश्वरी जो कह रही है, कैपिटल कहां से आएगा फिर? क्योंकि सारे डिफॉल्टर्स, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेंगे कि हमें राइट ऑफ चाहिए। नहीं, राइट ऑफ तो देखिए तमन्ना, आज के दिन में तमन्ना, एक मिनट, मार्केट ने राइट ऑफ लिया हुआ है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को आप करते हैं तो आप 4 गुना 5 गुना प्राइस टू बुक हम कहते हैं कि बुक वैल्यू होती है बैंक की। सर, और क्या और ने राइट ऑफ किया है, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर बैंक राइट ऑफ लेते हैं तो वो लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसों को एक तरह से राइट ऑफ, पैसा ऑलरेडी हो गया तमन्ना। 2008 में सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिलके 4 लाख करोड़ के थे, आज के दिन में 3.5 लाख करोड़ के हैं। 2008 में सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक 3 लाख करोड़ के थे, आज 12 लाख करोड़ के हैं। ऑलरेडी वो हो चुका है राइट ऑफ। एज टैक्स होल्डर्स यू हैव लॉस्ट ऑलरेडी। तो ये अब अच्छा मौका है कि इसको यूज करिए, इसको क्लियर करिए। नहीं क्लियर होता है तो बेच के निकलिए। आप बैंकिंग में क्यों बैठे? जैसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स पर बात करते हैं प्रदीप, और उसको समझाने का ये तरीका कि दिखता कैसे है लोगों को, क्योंकि जब आप एंड ऑफ द डे कहते हो कि बड़ी कंपनियां जिन्होंने लोन लिए हैं बैंकों से और वो वापस नहीं कर सकते हैं, उन लोन को राइट ऑफ एक तरह से माफ करने का प्रावधान निकल कर आया है। अभी किसी भी सरकार के लिए इस तरह का डेफिनेशन बहुत ही मुश्किल है समझाना लोगों को। ये तो वो है जो राहुल गांधी कहते हैं, और वो जाते हैं उत्तर प्रदेश में और वहां के किसानों को बताते हैं कि ये सरकार आपका लोन माफ नहीं करती, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ करती है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप राइट ऑफ कर रहे हैं
तो उसकी वजह से किसी के ऊपर आपका क्लेम खत्म नहीं हो जाता। बैंक उसके बाद भी पैसे वसूल कर सकते हैं, पर हकीकत यह है कि वो पैसे वसूल नहीं किए जा सकते। किंगफिशर के मामले में एयरलाइन बंद हो गई है, अब वहां पे आपके पास एक बिल्डिंग है जो जिससे आप मुश्किल से 100 करोड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट है जो 2-4 करोड़ में बिकेगा, अब उससे आप 9,000 करोड़ थोड़ी वसूल करेंगे, तो राइट ऑफ होना ही है। दूसरी वो कंपनियां हैं जो कि चल रही हैं, जैसे कि भूषण स्टील है, ऐसे कुछ और कंपनीज हैं, लेकिन उनके ऊपर लोन इतना ज्यादा है कि वो अपने धंधे से जो कमाते हैं कारोबार से, सारा अगर लोन वो रीपे करने की कोशिश करे तो उसी में लॉस में आ जाते हैं। अगर आप उसका कर्ज आधा कर दीजिए तो वो सर्वाइव हो जाएगी, वो हेल्दी हो जाएगी। वो हेयर कट लेने की बात है, क्योंकि ये कंपनी किसी भी वजह से बड़ा कर्ज ले चुकी है और अब आप उसको अगर रिस्ट्रक्चर करेंगे तो वो चलेगी, नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगी। अच्छा, आज आप उसको 30% भी हेयर कट नहीं देना चाहते, कल जब बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो ये तो बैंकर को तय करना है कि 30% जाए और बाकी बचे। लेकिन यही बात फिर विजय माल्या के लिए क्यों नहीं, जफर इस्लाम? देखिए, पहले मैं ऑर्डिनेंस के बारे में बात करूं। देखिए, 1965 के बाद पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत की है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में अमेंडमेंट लाया है, तो इस बात की तो सराहना करनी चाहिए। लोग इसकी क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये जो जैसा जेटली जी ने कहा कि नीडल मूव नहीं हो रहा था, एक जगह रुक गए थे, पैरालिसिस था, वो नीडल मूव होगा और इससे बहुत अच्छे जो रिजल्ट आएंगे। ये समस्या है, समस्या को समझ रहे हैं, आरबीआई समझती है, सरकार समझती है, लोग समझते हैं, जो इंडस्ट्री है वो समझती है। अब इसका समाधान निकालने के लिए आरबीआई को एम्पावर किया गया है, उनको टीथ दिया गया। पहले आरबीआई सिर्फ एक पॉलिसी बना दिया उसके बेसिस पे कि आपको डिक्लेयर करना है एनपीए, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। नो आरबीआई, अब देखिए प्रॉब्लम कहां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे अभी कह रहे थे कि एनपीए इसलिए हो गया कि उस वक्त डिसीजन नहीं लिया गया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो उसमें है कि 75%, 25%, 75% आपको लेंडर्स जो है एग्री करने चाहिए इन वैल्यू, 60% इन नंबर्स। वो हो नहीं पाता था, कंसेंसस नहीं बन पाता था। अभी आरबीआई जो है ये बिल्कुल एक जो ओवरसाइट कमेटी बनाएगी और ओवरसाइट कमेटी जो डिसीजन लेगी, जो सही डिसीजन है वो लेगी। उसमें क्या दो एडवांटेज है, एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया आपका, आपको जो उसमें जो इलाज करना है वो इलाज आपका आज टाइमली इलाज हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो डरते थे लोग बैंकर कि भाई हम पे सीवीसी आ जाएगी, हम पे ये आ जाएगा अगर हेयर कट कहीं भी लेना हो, जैसा कह रहे आज अगर 10% हेयर कट से काम हो जाता है। हेयर कट हमारे सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बताइए, ये एक किस्म की लोन माफी है कुछ हद तक। देखिए है ना, इसमें आप ठीक है। आज दो चीजें समझिए आप, एक तो आज जो है बैंक अपने प्रोविजन करता है कि राइट डाउन्स करता है, राइट डाउन्स करना उसको राइट बैक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राइट डाउन्स कर दिया तो अगर वो रिकवरी हुई तो उसको राइट बैक नहीं कर सकते, राइट बैक भी कर सकते हैं। लेकिन आज बुक में उसको आज जो जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट है उस लोन का चेंज हो जाएगा। कल अगर आप कॉर्पोरेट को ये दे दिया कि मैं आपको इस बैंक को सेटल कर रहा है 100 करोड़ का लोन, आज उसके लिए आपकी लायबिलिटी जो है 80 करोड़ है, मतलब 20% अगर उसको डेट सर्विसिंग में 20 करोड़ कम हो गया तो शायद उसकी एबिलिटी जो कैश फ्लो जो दिख रहा है उसके बिजनेस में, वो कैश फ्लो डेट सर्विसिंग के लिए सफिशिएंट होगा। तो वो मैकेनिज्म जो है वो ओवरसाइट कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन दी फ्यूचर कैश फ्लो जो है। जी, ये पहले ओवरसाइट कमेटी या इस तरह की कमिटीज क्या अवेलेबल नहीं तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं सवाल इसका नया क्या हुआ है, नहीं मैं आपके जो पहले आरबीआई की शील्ड, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है, एक मिनट आप काफी आपने बताया अपना राजेश्वरी और सवाल का जवाब देना सवाल पूछना चाहती हूँ वो सीबीसी सीबीआई के बारे में। जी बोलिए राजेश्वरी। हाँ, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस का एक पॉजिटिव जो है वो डेफिनेटली है कि जो बैंक्स अभी सारे रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कर रहे और लोगों को पैसा लोन भी नहीं दे रहे, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये जो सीवीसी सीबीआई सीएजी सारे एजेंसी इनके डर से बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक डिसीजंस नहीं ले रहे। और ये ऑर्डिनेंस क्या करेगा कि बोलेगा कि आरबीआई डायरेक्शंस इशू करेंगे बैंक्स को और ये सारे एजेंसीज जो पहले प्रोसिक्यूट करने का चांस था वो नहीं करेंगे बैंकर्स को, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब ये कोई मुझे बताए कि जब आरबीआई बैंक्स को डायरेक्शंस देंगे, ये सारे सीवीसी सीबीआई एजेंसी आरबीआई के ऑफिशियल्स के पीछे नहीं जा सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम रूल ऑफ लॉ देश में बैठे हैं तो अगर जो अथॉरिटी सीवीसी सीबीआई को है ये इसके पीछे जाने में, वो आरबीआई ने जो डायरेक्शंस दे रहे हैं सेम रिस्ट्रक्चरिंग, सेम हेयर कट, सेम राइट ऑफ करने में, लेकिन मुझे बताइए कि लेट अतुल जोशी आंसर, अगर सीवीसी सीएजी ऐसा नहीं है कि अपनी तफरीह के लिए लोगों के पीछे जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग,
कुछ गड़बड़ नजर आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए जहां ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज अपना पूरा फाइल बंद कर दे और आंखें मूंद ले और इन्वेस्टिगेशन बंद कर ले और इसे बहुत अच्छा बताया जा रहा है? ये मुझे समझाइए। इसमें दो चीजें हैं। जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है सिर्फ उनमें ही विजिलेंस डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस बुरा है, उन्होंने एनपीएल सॉल्व नहीं किया बिकॉज ऑफ विजिलेंस, तो ये एक्चुअली फैक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को सब कुछ अलाउड है, पब्लिक सेक्टर बैंक को कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी। आरबीआई का जब तक कंसर्न है तो चैप्टर 4 ऑफ आरबीआई बहुत स्पेसिफिकली बोलता है कि जो अगर आरबीआई का ऑफिसर अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सही वो दिमाग से कोई डिसीजन लेता है इन गुड फेथ जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। वो एग्जाम्पशन ऑलरेडी आरबीआई के ऊपर है। तो वो जो ये जो क्वेश्चन रखा गया था कि क्या सीवीसी फिर से आरबीआई के पीछे जाएगी, तो क्वेश्चन है कि वो नहीं जाएगी। वो आरबीआई एक्ट में ऑलरेडी प्रोटेक्शन एम्प्लॉइज को दिया गया है। तो आपने एक पूरी तरह से सीवीसी सीएजी जैसे जो संस्थाएं हैं उनको बाहर पावर दे रहा है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बोलूंगा। जी राजेश्वरी जी बार बार कह रहे हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम जो है कहां से आया, उसका जो ओरिजिन क्या है। तो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ये जो क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस था हमारा वो बहुत पुअर था। तो पहले हमने उस पर लगाम लगाई कि क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो, और इसलिए पब्लिक सेक्टर का अगर आप देखिए क्रेडिट ऑफटेक भी थोड़ा कम हुआ, इसलिए कि अब उस मैकेनिज्म को फॉलो करना है जिसमें कि आपको हर क्रेडिट का अंडरलाइंग क्रेडिट जो है उसको सही से आपको इवैल्यूएट करना और रिस्क समझना है। तो अंडरलाइंग रिस्क पहले कोई नहीं देखता था, और इसीलिए बहुत सारे लोन जो है आपको राहुल गांधी जी के ऑफिस से चला गया या किसी फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से चला गया और लोन सैंक्शन हो गया। वो सब अब बंद हो गया हमारी सरकार जब से आई है। और दूसरी बड़ी बात है दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे थे कि देखिए ये जो राइट डाउन जो हमने किया है या बैंकों ने किया है, तो इसमें जितना आज हेयर कट उसको देखना पड़ेगा कि किस बिजनेस में कितना हेयर कट लिया जा सकता है, और वो जो ओवरसाइट कमेटी वो करेगी। उससे क्या है कि आज जो बिजनेस नहीं हो रहा, जो न्यू क्रेडिट जो नहीं हो रहा वो होने लगेगा। कैपिटल आपकी बात बिल्कुल सही है, और विजय माल्या भी लगातार यही कह रहे हैं कि अब मांडवली कर लो। नहीं बट आप वो बैंक में जाकर कह रहे हो, कोर्ट में जाकर कह रहे हैं, आज कह रहे हैं इससे सख्ती से, लेकिन जब उनको मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या प्रिंसिपल एक ही नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं एनीवे क्योंकि आपने इसमें पॉलिटिकल एंगल ले आए, तो संजय झा क्या आप मानने को तैयार हैं, और ये जग जानता है कि जो एनपीए की दिक्कत है उसका एक बड़ा कारण है पॉलिसी पैरालिसिस, जो जब यूपीए के समय पर शुरू हुआ था, लैंड एक्विजिशन हो नहीं रहे थे, लोगों को पता नहीं था अपना धंधा कैसे आगे चलाना है, उनके लोन्स चढ़ते गए और लोन्स काफी खराब हो गए, और फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, कुछ लोन्स गलत तरीके से दिए गए। तो आपकी सरकार की वजह से ये प्रॉब्लम अब उठी है, ये सरकार सॉल्व कर रही है, क्या आप मानने को तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर आर्थिक के बदले एक बेबुनियादी राजनीतिक आरोप शुरू कर रहे हैं, और मैं बताता हूं क्यों ये झूठ बोल रहे हैं। बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी प्रजातंत्र में सरकार बदलता है तो उसके साथ विरासत आता है, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक और ढेर सारे मुद्दे होते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि जब 2004 में जब यूपीए सरकार बनाई थी तो उसके पहले सारे अखबार, और वेणु जी यहां बैठे हुए उनको मैं जानता हूं तो शायद वो उस पर टिप्पणी कर सकेंगे, सारे अखबार बात कर रहे थे द ग्रेट बैंक रॉबरी का। द ग्रेट एक मिनट जरा मैं बोलूं, जरा बीच में मत टोकेगा जफर भाई, जरा दो बीच में मत टोका कीजिए, जरा एक सिविलाइज डिबेट करें। द ग्रेट बैंक रॉबरी वाज ऑफ द एनडीए बिटवीन व्हेन वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो विरासत में आपके पास कुछ अच्छे चीज आते हैं, कुछ कठिनाइयां भी आती है, यह हम मानने के लिए तैयार हैं, पर जवाब दूंगा, ये बयानबाजी नहीं करूंगा मैं। आप नहीं, अब हम टाइमलाइन को क्या 18 साल पीछे ले गए? मेरी बात सुनिए, विरासत का मैं बात करता हूं।
अरे हम एनपीए की बात कर रहे हैं संजय झा जी। बात किया तो मैंने कहा कि ग्रेट बैंक रॉबरी तो वाजपेयी के नाक के अंदर हुआ था, लेकिन मैं जवाब नहीं पाया आप कितना। अच्छा नहीं मुझे बताओ, अच्छा अगर गलत तरीके से लोन मिलवा है तो आप लोन क्यों माफ कर रहे हैं? जरा सुना तो कीजिए। एक मिनट, आप ये समझना पड़ेगा आपको ये कि मैंने आपको कहा क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो रहा है। इकोनॉमी हैज टू ग्रो। आज अगर बीमारी हालत में बैंक मिला है तो उसका सोल्यूशन तो हमें समाधान तो निकालना है। मौका अगर हालत में दिया है। ओके संजय झा, आप संक्षेप में आपका जो बेसिक पॉइंट है एनपीए ऑर्डिनेंस में जो बेसिक आपका पॉइंट है संक्षेप में प्लीज रखिए हमारे व्यूअर्स के सामने। जी कम ऑन। मैं वही बताना चाहूंगा, यदि मुझे कोई बीच में न टोके तो बड़ा आसान है कि हमसे जब इनको एनपीएस मिले थे तो आंकड़े बताएं। ग्रॉस एनपीए था 4.8% इन 2013-14। आज पिछले साल 7% था, आज 11% है। 3 गुना बड़ा है एनपीए। क्या किया है इस सरकार ने? और आरबीआई के पास तो कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक डेट स्ट्रक्चरिंग भी है। यदि आरबीआई ने खुद बड़े बड़े बोरोवर्स के साथ सीडीआर और एसडीआर किया है तो आप सीडीआर को आप समझते हैं ना, ये आपने बना के रखा है। मैं बताता हूँ कि लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को गिनिए, स्ट्रेस्ड एसेट्स 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। नहीं तो इसलिए तो समाधान ढूंढ रहे हैं। क्या करें वो स्ट्रेस्ड एसेट का? क्या करें वो स्ट्रेस्ड एसेट का? एक मिनट लेट्स गेट मोर वॉइसेस। एक मिनट एमके वेणु और अतुल जोशी बोलना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ये। एक मिनट एमके वेणु और अतुल जोशी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। जी वेणु। तमन्ना, मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में एनडीए की सरकार में एक स्कीम जरूर आया था जिसमें यह कहा गया था कि बैंक्स जो लोन जो रिकवर करने की कोशिश कर रही है जिन कंपनियों में, वहां पे अगर लोन वापस नहीं कर पा रहे तो वहां पे लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लें और जितना भी पोर्शन लेना चाहें, ताकि फिर बैंक्स का ओनरशिप उस कंपनी पे हो जाता है। मगर वो स्कीम भी काम नहीं किया क्योंकि बैंक डरे हुए थे कि ये जो कंपनी जैसे विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर में थोड़ा इक्विटी कन्वर्जन हुआ, मगर उन्होंने देखा कि वो तो बिल्कुल ही बैठ गई थी कंपनी। तो उससे भी बैंक को नुकसान दिख रहा था। हमारे पास आ रही है आरबीआई ने, एक मिनट, आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किए हैं। आरबीआई ने अभी गाइडलाइन इशू किए हैं कि क्या किस तरह से ये आगे इस प्रावधान को चलाएंगे, और प्रदीप पांड्या के पास वो इन्फॉर्मेशन है। प्रदीप से वो इन्फॉर्मेशन सुन लेते हैं। मैं एक और बात, खबर ले ले, हम प्रदीप से खबर ले ले। ज्वाइंट लेंडर फोरम में जो फैसले नहीं हो पा रहे थे, जो हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे आप बैंकर से बात कीजिए तो कहते थे कि 2 प्रॉब्लम थी। एक कि अगर 10 बैंक हैं तो उनके बीच में, जैसे अभी जफर इस्लाम साहब बता रहे थे कि सर्टेन परसेंटेज का सपोर्ट चाहिए। अगर उतने लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो क्या? तो आरबीआई ने अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं उस अधिकार का उपयोग करते हुए एक गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो बैंक डिसएग्री होते हैं उनको थोड़ा वक्त दिया जाएगा कि आप अपना लोन बेच दीजिए, कंसोर्शियम में किसी और को बेच दीजिए और निकल जाइए। आप एग्री नहीं है ना? नहीं, क्यों खरीदेंगे कोई और अगर ना खरीदे, अगर आप उस टाइम फ्रेम में नहीं बेच पाए तो जो कहा जा रहा है उसको मान लीजिए। जेएलएफ का डिसीजन फाइनल है, आप डिसेंट करके रोक नहीं सकते हैं फाइल को। तो ये आरबीआई को अधिकार पहले नहीं था, जो अब मिल गया है। और जो बड़े बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंसोर्शियम का जब मीटिंग होता था जेएलएफ का, एक आदमी भी अड़ जाता था तो उसमें सब कुछ रुक जाता था। तो ये बहुत अहम बात है। वहां पे एक और होती थी कि आपने मीटिंग में किसी मिडिल लेवल के ऑफिसर को भेज दिया। ये भी कहा है आरबीआई ने आज के सर्कुलर में, मैंडेट देकर भेजेंगे, उसको मैंडेट देकर भेजेंगे। वो ये नहीं कहेगा कि मैं बोर्ड से अप्रूव करा के आऊंगा। ये बहुत बड़ी अड़चन थी, ये भी मिटा दी गई है। तो बैंकर्स जो चाहते थे उनको दे दिया गया है। ओके वेणु जी, वेणु। तमन्ना, मैं एक छोटा सा पॉइंट, तमन्ना तुमने एक सवाल पूछा कि ये कौन खरीदेगा इन एसेट्स को। अब मैंने ये भी पढ़ा अखबारों में कि पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है इंडिया में जिनके पास 80-90 हजार करोड़ रिजर्व्स है, उनसे खरीदवा जाएगा। ये तो फिर भी दूसरा टैक्स पेयर्स मनी का जरिया निकाला है कि वाई शुड इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज बाय द बैड एसेट्स लाइक। उसका रिवर्स भी ये है कि प्रोडक्टिव एसेट है देश का, अगर उसका कुछ वैल्यू मिल रहा है और उससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ, बैंक को भी पैसा मिलेगा, कल को वो पब्लिक सेक्टर वाला भी उससे कुछ प्रोड्यूस करेगा। अतुल जोशी आना चाहते थे। छोटी सी बात है इसको। देखिए, चाहे कोई भी खरीदे,
वो जो स्ट्रेस एसेट्स है आज का जो भी वैल्यू में कोई भी चाहे वो कॉर्पोरेट खरीदे, चाहे सरकार की एजेंसी खरीदे, चाहे प्राइवेट एजेंसी, वो इवैल्यूएट करके खरीदेगा। उसमें वैल्यू दिखेगा जो कि रिवाइव होने के बाद उसमें वैल्यू क्रिएशन होगा तभी खरीदेगा, और उससे वैल्यू क्रिएशन होगा तो सरकार का ही होगा, टैक्स पेयर्स का ही मनी बढ़ेगा। तो ये कहना आउटराइटली रिजेक्ट करना कि ये गलत है, थोड़ा उस पर सोचना चाहिए आपको बिफोर यू मेक। तमन्ना, ये देखिए 43% लोन है मेटल सेक्टर में, तो स्टील मिलें लगी हुई हैं। और एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए जरा। एक करके जी। 43% मेटल के लोन है, 50% पावर सेक्टर है, जो आपके प्लांट लग चुके हैं या आपके पास पैसा नहीं है कोयला लाने के लिए या उत्पादन करने के लिए, ये चल पड़ेंगी चीजें। आप सीधा जस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज मत करिए। नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज की बात नहीं है। बात यह है कि हम समझे कि क्या करने जा रही है सरकार, कितनी वो कारगर होगी, और उसके हर एंगल को आज हम समझे, ना हम ब्लाइंडली क्रिटिसाइज करें, ना ही हम ब्लाइंडली प्रशंसा करें। थोड़ा ये दोनों तरीके से हमको आंखें खोलकर पूरी चीज को देखनी चाहिए। अतुल जोशी जी की भी बात मान लीजिए, अतुल जोशी जी की बात भी सुन लीजिए। वो चिल्ला नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनकी आवाज हम नहीं सुनेंगे। जी अतुल जी। नहीं, क्या है कि एनपीएल का जो शब्द यूज किया जा रहा है वो एक समझ के कि सारे एसेट्स एक प्रकार के हैं और सबका सोल्यूशन एक प्रकार से होगा। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, तो ये सच नहीं है। अब जैसे कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें जिसमें रोड्स आ गई और पावर सेक्टर आ गई, तो उसका सॉल्यूशन कोई है ही नहीं कि आप उसमें कोई सिक्योरिटी बेच दो, क्योंकि जो रोड है उसका लैंड गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, उस कंपनी के पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप उसको बैंकरप्ट कैसे करेंगे? उसको आप इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उसमें वो सीवीसी का प्रॉब्लम आ रहा था, और दूसरे प्रॉब्लम्स ये था कि जो बैंक्स के चेयरमैन जब सैंक्शन करते थे लोन्स, तो 10 ईयर से ज्यादा कर नहीं सकते थे। अभी उसको 5/25 की स्कीम भी अप्लाई कर दी, बट वही डर है कि करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज हम इंडस्ट्रियल्स का ले लें, जो एनपीएल में एक इंडस्ट्रियल्स है, जैसे कि टेक्सटाइल है, कि स्टील इंडस्ट्री है, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो अलग तरीके से होगा। उसमें मार्केट की डिमांड, सप्लाई, प्लांट, प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, ये सारा देख के या तो आप उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, जो भी एसेट्स मिले उसको बेच के 25%, 30% जो भी मिला आप लेके उसको इंसॉल्वेंट कर दीजिए, या तो फिर ये जो उसको आप रिवाइव करिए। सब कुछ एक इंसॉल्वेंसी लॉ के अंडर ही हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ? राजेश्वरी जी को मैं एक बार बता रहा हूँ। देखिए राजेश्वरी जी, आप ये समझ लीजिए, नहीं एक चीज, तो क्रेडिटर्स कमेटी में सारे बैंक्स बैठ के ये सेम डिसीजन ले सकते हैं। राजेश्वरी जी, आप जरा बैक टेस्टिंग कीजिए और देखिए रिकॉर्ड को कि किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। इसका सोल्यूशन आज सरकार ले रही है, इसको आप अप्रिशिएट कीजिए। आज तक कंसेंसस नहीं हो पाया, इसलिए कि हर अधिकारी आता था बैंक में और उसको वापस बोर्ड में जाना, बोर्ड में जाके वो बोर्ड क्या डिसीजन लेगा वो अधिकारी को पता ही नहीं है जो डिस्कशन हुआ। तो बार बार ऐसा हुआ कि 75% और 60% अचीव नहीं होता, इसलिए बहुत सारे डिसीजन नहीं हो पाते थे चाहते हुए भी। आप फॉर इंस्टेंस अभी आप विजय माल्या की कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त जो डिसीजन लेना चाहिए था वो डिसीजन ना लेने के बजाय उन्होंने कुछ और ही डिसीजन ले लिया किसी बैंक ने। अगर आज की तरह जैसे कमेटी है ओवरसाइट कमेटी, वो डिसीजन नहीं होता जो उस वक्त रिस्ट्रक्चरिंग किया, बेतुका बातें कर रहे हैं। अरे 2009 में जो हुआ, 2000 उस वक्त घटिया राजनीति कर रहे हैं। आपने किया है। मैं एक बात बता रहा हूँ, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका समाधान। जफर भाई जरा सच तो बोलो यार, कभी कभी करने दीजिए, क्योंकि आपने विजय माल्या केस की बात की है। वो कभी कभी तो सच बोला करो, संजय झा, कभी कभी सच बोला करो। विजय माल्या का केस जाहिर सी एक बार सच बोला। एक मिनट, जब आम जनता खराब लोन और डिफॉल्टर और इन सारी चीजों के बारे में सोचती है तो उनके मन में विजय माल्या की तस्वीर आती है, आमतौर पर कहीं पर पार्टी करते हुए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें और जोड़े कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसकी वजह से कंपनियां चल नहीं पा रही है, इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ रहा है, ऑफटेक कम हो रही है, तो ये इससे बड़ा प्रॉब्लम है संजय झा। और जब सब कुछ डूबा हुआ है, कुछ रिट्रीवल करने की कोशिशें की जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी रेजिस्ट करेगी? मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस टेम्पटेशन से रेजिस्ट करेंगे कि इसको आप राजनीतिक ना बनाएं? देखिए, हम आपको यही पूछेंगे कि 3 साल के बाद कुछ भी नया चीज इन्होंने नहीं किया,
किसको बचाने की कोशिश किया है इन्होंने। आप पढ़िए कि एक हाउस ऑफ डेट रिपोर्ट था, आप शायद उसके बारे में जानती होंगी। आज लाखों करोड़, लगभग आज यदि पूरे आप एनपीएस को और स्ट्रेस एसेट्स को गिनिए तो लगभग 15% जो 15% बैंकिंग सिस्टम का जो सारे लोन्स है वो डाउटफुल की तरफ आएंगे या बैड लोन्स की तरफ आएंगे। 3 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया, किसको बचाने की कोशिश की है। विजय माल्या तो पोस्टर बॉय है, वो हम सब जानते हैं, वो चमक धमक के आदमी थे, वो पोस्टर बॉय बन गए। उनको भी तो इन्होंने ही जाने दिया अपने नाक के नीचे। क्या उसके बारे में कभी और बात जरा एक रिपोर्ट आज जो सबसे बड़े, आपको बता दे रहा हूं, आज जो सबसे बड़े डिफॉल्टर है वो सबसे बड़े उद्योगपति है भारत के, और उनको बचाने की कोशिश की है मोदी सरकार ने। और आपकी नीतियों के मोदी बारे में आपको सरकार पता ने चल जाएगा। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक लोगों को, मोदी सरकार ने जो सबसे बड़े बैंक के बोरोवर्स हैं उनको बचाने की कोशिश की है हमने। और मैं आपको आंकड़े दिखा दूंगा, आपको मैं आंकड़े दे देता हूँ। एक मिनट, लेकिन आप बहुत घबराए नजर आ रहे हैं। आपका खुलासा हो, आप एक राजनीतिक खेल करते हैं भारत के लोगों संजय जी। लेकिन आप ये जरा सुनिए कि हमारे शो पे करीब साल भर पहले एक बैंकर आए थे, रिटायर्ड बैंकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बड़ी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया था और वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक अपना मुकदमा लड़ रहे थे और वो पेशी पर कोलकाता जाते थे अपने खर्चे से और उनकी पेंशन रुकी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कहे कि क्यों नहीं हुआ, तो ये कारण तो साफ है ना, क्यों नहीं हुआ। अगर ऐसे होता है एक्शन लेने वाले के ऊपर, तो फिर कोई क्यों एक्शन लेगा। एग्जैक्टली तो आपने बैंकों को आजाद कर दिया है, आपने बैंकों को एम्पावर कर दिया है, लेकिन जब भी हेयर कट्स या इस तरह के रिस्ट्रक्चरिंग की बात होती है वेणु, इसमें दिक्कत या कहे या इसका एक पहलू ये है कि उसमें एक मॉरल हैजर्ड या उसमें नैतिकता की बात जरूर आती है कि जिसका आप लोन माफ कर रहे हो क्या वो डिजर्व करता है। इस संदर्भ में ये सवाल उठा रही हूं जब राज्य के बाद राज्य किसान कर्ज माफी की मांगे कर रहा है। तो ये तमन्ना, मैं ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि जो आरबीआई ने जो अभी जो आरबीआई के थ्रू कदम उठाया जा रहा है ये एक पॉजिटिव मैं तरीके से लेता हूं, मगर इसकी क्रेडिबिलिटी तमन्ना तभी होगी जब जो प्रमोटर्स जो हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने 1-1 लाख करोड़ जिनके ग्रुप्स का लोन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, 70,000 करोड़ है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इलेक्शन की फंडिंग भी करते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपने दिया झाजी, कमीशन आपने खाया, आपके लोगों ने खाया। अच्छा एक मिनट, आपके प्रधानमंत्री देखिए पॉलिटिकल फंडिंग पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। मैं खाऊंगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। अच्छा एक मिनट, ऐसा मत कीजिए, बीजेपी और कांग्रेस की प्रवक्ता ऐसा मत कीजिए। देखिए आप एक्स बैंकर्स भी हैं, रिपोर्ट भी पढ़ के आई है। एक चीज कह रहा हूँ झाजी, आज बैंकर बात कीजिए, वेणु को अपना पॉइंट खत्म करने जवाब मिलेगा यहाँ पर। संजय झा प्लीज 1 सेकंड, संजय झा अपना पॉइंट खत्म करने दो। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता को ऑडियो थोड़ा सा कम करेंगे। अच्छा आपने छोड़ दिया। अच्छा एक मिनट, जफर इस्लाम लेट हिम कंप्लीट हिज पॉइंट। वेणु जस्ट कंप्लीट योर पॉइंट प्लीज। उनको पूरा करने दीजिए अपनी बात। ये रख रहा हूँ जी, मैं एक सिंपल पॉइंट ये रख रहा हूँ। रघुराम राजन ने ये बोला था कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी पर्सनल गारंटीज होनी चाहिए, जिस तरह मल्या के केस में था वही पर्सनल गारंटी जो और प्रमोटर्स हैं जो इससे बड़े 10 गुना बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उन प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें से भी कई विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, क्योंकि ये पैसा उन्होंने भी डाइवर्ट किया। सब जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना ही पड़ेगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ब्रेक के बाद सबके हम जवाब सुनेंगे, क्योंकि देखिए जब आप रिस्ट्रक्चरिंग और हेयर कट्स और इन सारे जार्गन की दुनिया में उतरते हैं तो आप जो असली सवाल है वो भी भूल जाते हैं। आप याद कीजिए कि हमें हमारे जो खराब लोन है उनको साफ करने की सख्त जरूरत है, लेकिन लोन माफी की तो कतार लगी हुई है, इसमें किसान भी है, क्या हम उनको भूल सकते हैं? इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भारतीय बैंकिंग सिस्टम में पड़े खराब लोन पर सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये काम करेगा। हम यहाँ आवाज अड्डा में आज पूछ रहे हैं कि ये कितना कारगर होगा, क्या बड़े डिफॉल्टर्स पर कसेगी नकेल। ये पोल कुछ ही समय के लिए अभी भी खुला हुआ है, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आइए लौटते हैं हम अपने डिबेट पर। संजय झा ने एक सवाल पूछा जफर इस्लाम ब्रेक के पहले, और इसमें जी और वेणु जी भी इसमें पॉइंट रख रहे थे। सवाल ये है जो मैं इसमें जोड़ रही हूं कि किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे राजनीतिक तौर पर। यूपी की सरकार ने हाल ही में एक्सेप्टेबल बनाएंगे। नहीं, यूपी की सरकार ने हाल ही में किसान कर्ज माफ किए और कई बीजेपी के राज्य भी करना चाहते हैं, गैर बीजेपी राज्य के लोग भी करना चाहते हैं। यहाँ बैठे जानकार भी आज कहेंगे कि ये खराब आइडिया है, तो ये क्यों अच्छा आइडिया है? नहीं, देखिए, अब दोनों चीज आपने कहा यूपी की सरकार ने अनाउंस किया कि 30-35 हजार करोड़ जो भी कर्जा माफी करेंगे किसानों का, लेकिन उसके साथ एक और स्टेटमेंट भी बोला चीफ मिनिस्टर ने कि ये जो टैक्स पेयर्स पे बर्डन नहीं आएगा, इसलिए कि हम अपने खर्चे कम करेंगे और हम जो हमने डिक्लेयर किया है वो हमने पूरा उसका होमवर्क करके किया है कि हम पूरे अपने खर्चे कम करेंगे और जो भी करेंगे, लेकिन हम उस पर किसी टैक्स पेयर पे बर्डन नहीं होगा। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है और आप उनकी जो पूरी स्कीम आएगी वो आप देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी बात जो पूछ रहे थे वेणु जी, पूछ रहे थे कि भाई और ये कि आप पर्सनल गारंटी क्यों नहीं लेते हैं, तो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि देखिए यही प्रॉब्लम थी उस वक्त कि पर्सनल गारंटी जो है ये कोई प्रोमोटर देना नहीं चाहता था। आज हम उस पर बहुत एकदम पर्टिकुलर है कि पर्सनल गारंटी चाहिए, सिर्फ पर्सनल गारंटी नहीं, उसको कोलैटरलाइज करना चाहिए। तो मैं संजय झा जी से पूछ रहे कि आखिर क्या वजह थी कि माल्या के केस में पर्सनल गारंटी को कोलैटरलाइज है? क्या अगर आप कोलैटरलाइज नहीं करेंगे गारंटी को तो आप कैसे रिकवरी करेंगे? आपकी पर्सनल गारंटी कोलैटरलाइज नहीं है। और वही उन लोगों ने बार बार संजय झा के फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त जो थे पार्टी के, उन्होंने इंटरवीन किया और किसी को भी एक पर्सनल गारंटी देने से बचाया। और बैंक की आज हालत जो है, जो जिस हालत में पहुंचा है, संजय सरकार जो थी वो पूरे तौर से जिम्मेदार है और हम उसका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर बनके। तमन्ना जी अब जरा उनको बोलिएगा जरा चुप भी रहने के लिए, जरा चुप भी रहे 2 मिनट। सुनिए, आपको मैंने नहीं टोका था, बीच में नहीं टोकेगा। हाथ जोड़ रहे हैं जफर भाई, हाथ जोड़ रहे हैं। सुनिए, जल्दी से मैं जवाब देता हूँ। मैं विजय माल्या पर तो बात ही नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनके नाक, देखिए फिर शुरू हो गए इनके नाक के नीचे विजय माल्या लाल कारपेट में लंदन गए, उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं आपको एक आपको मैं बात कहूंगा यहाँ पे तमन्ना जी, जो आपके दर्शकों के लिए बहुत अहम है। आज ये सरकार 2,33,000 करोड़, इनको तेल का जो दाम कम हुआ है सिर्फ इस सरकार को लाभ हुआ है 2,33,000 करोड़ का, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को टैक्स करके तेल का फायदा हम आम आदमी को तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पैसे कमा लिए। अरे भाई, बैंक कैपिटलाइजेशन के लिए, जो पीएसयू बैंक्स को मजबूत करना था, तो बैंक कैपिटलाइजेशन के लिए, बीच में मत टोकिए, बैंक कैपिटलाइजेशन के लिए 2 लाख करोड़ की जरूरत थी। अब आप ये पूछिए इस सरकार को कि आपने 2,33,000 करोड़ आम आदमी का उठा लिया और बैंकिंग में 2 लाख प्रोजेक्ट बढ़ रहा है। आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट कर रहा है, उनको जरा जवाब देना बहुत जरूरी है संजय झा जी। कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इस सवाल को छोड़ दीजिए, लेकिन 2 सवाल जो मुझे लगता है कि बचे हुए समय, इस डिबेट के बचे हुए समय में हमें उठाना चाहिए और एक एक करके। पहला उसका जो सवाल है, छोड़ दीजिए 1 मिनट, इन्होंने प्रदीप, क्या ये इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि कांग्रेस की अंतिम सरकार जितना कर्ज हर साल लेती थी, ये सरकार आज भी उतना ही ले रही है और 30% ज्यादा खर्च कर रही है। तो कहां से आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट पे मेंटेन कर रहे हैं। जो सब्सिडी थी वो इन्वेस्टमेंट में जा रही है, उसका क्रेडिट सरकार को दीजिए, बीजेपी को दीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल आंकड़ा है। और फिस्कल डिसिप्लिन जो बेसिक सवाल है, जो राजेश्वरी सेन गुप्ता भी उठा चुकी है। 1 मिनट, अजय बग्गा, गरीबों को एम्पावर कर रहे हैं, एंटाइटलमेंट नहीं कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज, वही बात है, डेफिसिट काहे बढ़ रहा है? तैयारी करके आइए थोड़ी। अच्छा, 1 मिनट, सवाल है। अरे तैयारी, आप तो झूठ बोल रहे हैं। हेयर कट ले लेंगे, आप तो झूठ, आप तो आम आदमी टर्म है हेयर कट है, आपने आप हेयर कट ले लेंगे। 1 मिनट संजय झा, 1 मिनट, वो पैसे संजय झा, इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा सवाल। 1 मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। आप देखिए, बाद शो के बाद में एक दूसरे को फोन करके आप सारी आप तो तुम्हें मैं कर लीजिए, लेकिन जो थोड़ा समय बचा है उनको व्यूअर्स का ज्ञान बढ़ाने में हम लगाए। मेरा सवाल है अजय बग्गा कि आप इस प्रावधान के जरिए हेयर कट भी ले लेंगे, प्रोविजनिंग कर लेंगे, बैलेंस शीट को क्लीन कर देंगे और फिर रिकवरी होती है तो होती है, लेकिन क्या कैपिटल की जरूरत नहीं है वो खड्डे भरने के लिए? वो कहां से आएगा?
वो तो बहुत एक अहम बात है और बहुत तरीके हैं उसके। सरकार को पैसा जनरेट करने में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस रहती है सरकार के पास। आप आज देखिए फेड की बैलेंस शीट देखिए, 2008 में $1 ट्रिलियन की थी, तो आज 5 ट्रिलियन की है। लोगों ने लोन वापस नहीं किए, उसके एवज में हम प्रिंट कर लें और पैसे, वो तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना पैसा। या तो सरकार कुछ बेचेगी या आप बेचिए, आपके पास एसेट है तो बेचिए, आप इसको प्राइवेटाइज करिए, या दूसरा जो मैं कहूंगा नॉन वोटिंग शेयर बेचिए। तो आप वोटिंग अपनी 51% बनाए रखिए, बट 85% नॉन वोटिंग शेयर डिसइन्वेस्टमेंट। एक हद तक आप कह रहे हैं कि सरकारी बेचिए या नोट छापिए, यही दो तरीके होते हैं सरकार। ओके, अतुल जोशी अग्री नहीं करते। जी अतुल, सीधा सा सिंपल सा सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट जो एलोकेशन करती है, बजटरी एलोकेशन 30,000 करोड़ करती है, 35,000 या 25,000 करोड़, उसको एक कंपनी में डाला जाए। जो कंपनी बैंकिंग होल्डिंग कंपनी आप बता सकते हैं, उसमें ये इक्विटी सब्सक्रिप्शन करके जाएगा। फिर वो जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी, वो अपने आप को लिवरेज करेगी मार्केट से, 15 साल से लेकर 25 साल का पैसा उठाएगी, 5 टाइम्स लिवरेज कर सकती है। तो 25,000 करोड़ जो गवर्नमेंट देती है वो सडनली 1,25,000 करोड़ हो जाएगा या 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा। वो पैसा गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट एज इक्विटी इन द बैंक्स। अब इसमें क्या होगा कि लोग पूछेंगे कि इसका सर्विसिंग कैसे होगा। तो हर साल 17,000 करोड़ का डिविडेंड हमें आता था। अब ये कम हो चुका है, लेकिन इतना भी कम नहीं हो चुका कि हम सर्विसिंग नहीं कर पाए। दूसरा ये भी चीज है कि अगर हम 1,25,000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पहले 2-3 साल का रिजर्व्स रख सकते हैं जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए है, और उसी में से पैसा दे सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री को सोच के स्ट्रक्चर करके इम्प्लीमेंट करना सकती है। 4-5 तरीके मैं अभी बता सकता हूं, बट नहीं, मैं तमन्ना जी एक चीज छोटी से देखिए, ये अगर होल्डिंग कंपनी बनाएंगे, उसको लेवरेज करेंगे कैपिटल डाल के, तो डिविडेंड अपस्ट्रीम नहीं होगा तो सर्विसिंग में अगर कभी डिविडेंड कम आया तो आप डेट सर्विसिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको इक्विटी की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए कि एक सर्टेन अमाउंट कैपिटल कमिट किया है इनोवेटिव तरीके से, लाइक फॉर इंस्टेंस इनविट। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आज कई कंपनियां इन्वेट कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेट। अब उससे जो आएगा तो बैंक का ही तो लोन पे रिपे होगा, और किसका रिपे होगा। तो इस तरह से ऐसे इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट हम लेके आए हैं जो सोच एनपीए 12% है पीएसयू बैंक के। आप लोगों ने आपकी देन है, हम लोग उसको किसकी जिम्मेदारी है? वो मोदी सरकार ने किया क्या है? बयानबाजी टीवी स्टूडियो में आती है। मुझे इस बात में बड़ी दिलचस्पी आ रही, कैसे हम फाइनेंशियल और पॉलिटिकल में आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कितने कनेक्टेड है उसमें। इस कॉन्टेक्स्ट में एक मिनट, एमके वेणु, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है इस वक्त। अरे इसका जवाब तो दे। ग्रॉस एनपीए पीएसयू बैंक का 12% सुनवाई चल रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा है कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे हो डिफॉल्टर्स के। तो अगर इसे एक तरह से देखें कि आरबीआई डिफॉल्टर्स के नाम नहीं बता रहे हैं, बैंकों को कवच दे रहे हैं। संजय झा जी प्लीज, संजय झा जी प्लीज फ्रेम माय क्वेश्चन सर प्लीज। आरबीआई बैंकों के डिफॉल्टर्स के नाम नहीं बता रही है। वेरी क्रिटिकल इश्यू, हु आर दे प्रोटेक्टिंग? सर कैन आई फिनिश द क्वेश्चन सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप नाम नहीं बता रहे हो डिफॉल्टर्स के, बैंकों को कवच मिल गई कि सीवीसी और सीएजी उनको सवाल नहीं पूछेगी, और आप कितना उस खराब कर्ज को भूल जाएंगे। हेयर कट उसको करने का एक और तरीका है, इस पर भी अब सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आरबीआई/गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी। तो क्या कम से कम डिफॉल्टर के नाम बता देने चाहिए? देखिए वेणु, एमके बिल्कुल समझना, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जिस इश्यू पे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी इंटरवेंशन करी है, इलेक्शन फंडिंग बंद हो जाएगी, क्या मतलब है? वो ये मामला बिल्कुल पॉलिटिकल हो गया है। इसलिए तमन्ना मैं दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी स्कीम को क्रेडिबिलिटी अगर देना है, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी देना है, तो नाम देने पड़ेंगे प्रमोटर्स के, और प्रमोटर्स के एसेट्स वो कितना सैक्रिफाइस करें, पर्सनल गारंटी कितनी होगी। अगर ये आप लोगों को नहीं बताएंगे तो कुछ भी कर ले, टेक्निकल सॉल्यूशंस 1000 होंगी, सब बोल रहे हैं, मैं भी मानता हूं, मगर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। पूरे इनके प्रमोटर्स के नाम आने जरूरी है, और ये प्रमोटर्स वो है तमन्ना जो अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी इनको इधर उधर से लोन मिल रहा है। आरबीआई कह रही कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अतुल जी आना चाहते हैं। आरबीआई कह रही कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कई सारे क्लॉजेज वायलेट होंगे।
नहीं, वो नेम डिक्लेयर करने में थोड़ा तो इशू है ही है। अमेंड कर देते। आरबीआई ने ऑलरेडी कहा है कि देयर आर 8 डिफरेंट एक्ट्स के 8 अलग अलग कानून हैं जिनको अमेंड करने के बाद ही वो डिफॉल्टर के नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन मैं रेज करना चाहता था कि जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेंगे तो क्या वो एसपीवी को डिक्लेयर करेंगे या होल्डिंग कंपनी लेवल तक जाएंगे? क्योंकि अगर हम देखे जाए कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन है 2 लाख करोड़, वो लगभग 5, 7 या 10 ग्रुप्स में टोटल में पड़ा हुआ है। तो हकीकत तो यही है कि एसपीवी लेवल पे आप डिफॉल्टर बनाएंगे, लेकिन होल्डिंग कंपनी लेवल पे आज की तारीख में भी उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो आप डिफॉल्टर क्यों नहीं मानेंगे होल्डिंग कंपनी को? तो लास्ट देखिए इसमें जो मॉरल एंगल है, जो मॉरल एंगल है और उसको पॉलिटिक्स से आप दूर रखिए। उसमें ये है कि जो लोग या तो ये एक मिनट क्योंकि ये डिफॉल्टिंग कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसमें ये सवाल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जफर साहब इसमें ये सवाल है, प्लीज थोड़ा सा ऑडियो का काम करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे या तो हम ये माने कि ऐसी परिस्थितियां थी कि सारे लोन खराब हो गए, इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये कंपनियों की या उनके प्रमोटर्स की, तो सब जो प्रॉब्लम्स है सब माफ। या तो हम वो अप्रोच लें या तो हम ले कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इनकी नीयत, इनकी इंटेंशन गड़बड़ थी, और फिर हम उसके लॉजिकल कंक्लूजन पर जाएं। तो ये क्या अप्रोच है सरकार का, ये नजर नहीं आ रहा है। इस अध्यादेश से ये सवाल उठ रहा है कि क्या आप एक लूपहोल दे रहे हैं इनको? नहीं, देखिए सरकार का तो बिल्कुल जो नजरिया साफ साफ इस ऑर्डिनेंस में दिख रहा है। सरकार चाहती है कि जो पैरालिसिस थी वो खत्म हो जाए, जो डिसीजन लेना है चाहे वो हाउएवर डिफिकल्ट इट इज, और चाहे प्रोमोटर के खिलाफ हो चाहे कंपनी के खिलाफ हो, आरबीआई और वो जो एम्पावर्ड अभी जो आरबीआई इसके लिए जो पावर किया गया वो डिसीजन लेगी, और जो डिसीजन सही होगा बिजनेस मॉडल को देख के, कंपनी को देख के, इकोनॉमिक जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रही है उस इंडस्ट्री को देखते हुए जो बेस्ट होगा, इंडस्ट्री इकोनॉमी दोनों को देखते हुए जो बेस्ट डिसीजन होगा इन लाइन विथ जो कि मार्केट कंपनी चल रही है। लेकिन एक चीज खाली इनका जवाब दे रहा हूं कि देखिए कोई भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एसपीवी तो है, एसपीवी लोन ले रही है, लेकिन आप ये अगर सोच रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी बैंक्स ने लोन दिए हैं होल्डिंग कंपनी का गारंटी है। राजेश्वरी, क्योंकि आपने इस डिबेट को शुरू की एक बात ये कहकर के आपके मुताबिक ये कारगर नहीं होगा, वो मूल सवाल है आज का कि क्या ये एनपीए की प्रॉब्लम घटाने में, खत्म करने में कारगर होगा या नहीं अध्यादेश? वेणु जी आप कहेंगे नहीं होगा, तो मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ कि इसका विकल्प क्या था? कभी ना कभी तो आपको मानना पड़ेगा कि इन कंपनियों से पैसा नहीं निकलने वाला है, आप कितना भी इनका गला घोटें तो आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। इवन इफ दैट मीन्स कि कुछ हद तक कर्ज आपने माफ कर दिया तो मानिए कि करना ही पड़ेगा। राजेश्वरी, तमन्ना, तो अब टॉपिक जो ऑर्डिनेंस का था, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात हो गया, तो मैं बस ऑर्डिनेंस के ऊपर एक बात बताना चाहूंगी जो यहाँ पे नहीं आया टॉपिक में, कि हम ये एक पॉइंट मिस कर रहे हैं कि जो सरकार ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, इससे आरबीआई का इमेज कितना डैमेज हो सकता है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद ऑलरेडी एक बार डैमेज हो चुका है। क्योंकि अभी जो टॉप 10-20 डिसीजंस है लोन का, डिफॉल्टर्स का, विलफुल डिफॉल्टर हो जो भी हो, ये बहुत ही पॉलिटिकल डिसीजन है और इनमें राइट ऑफ देना होगा, लोन माफी करना होगा। अभी लोन माफी आज तक बैंक्स नहीं कर रहे थे क्योंकि सीवीसी सीबीआई आएगा, आरबीआई कर सकते हैं क्योंकि सीवीसी सीबीआई आरबीआई के पीछे नहीं जाएगा, लेकिन आरबीआई जब ये डिसीजन लेगा तब उनका इमेज, उनका रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा डैमेज होने वाला है, क्योंकि ये भी दोनों चॉइस होगा। आरबीआई कोई स्टेप लेगा तो सवाल उठेगा, राजेश्वरी जी आपके जो लेगा तो फिर होगा कि पॉलिटिकल कैसे होगा, ये तो कमर्शियल ये अप्रेंशन बिल्कुल गलत है। जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल से आपने करवाया, डिपॉजिटर्स को बचवाया, आरबीआई का रेपुटेशन बढ़ा, वैसा ही होगा। हमने आपसे पूछा था कि क्या प्रमोटरों पर नकेल कसेगी इस अध्यादेश से? 63% लोग कह रहे हैं हाँ, 37% लोग कह रहे हैं ना। सच तो बात यह है कि अभी हमें समझना होगा आगे कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करेगा। इसमें सरकार को तय करना होगा कि सिस्टम फिर से जाग उठे, जीवित हो, लेकिन साथ में ही सरकार ऐसे नजर ना आए कि वो विलफुल डिफॉल्टर्स को थोड़ी सी सहूलियत दे रही है। ये सबसे बड़ा, और अंत में प्रदीप मेरे पास 10 सेकंड है लेकिन क्लोजिंग लाइन में आपको दूंगी, सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। आप जो हेयर कट की बात करी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक आदमी ने मान लीजिए कि 5 लाख की कार खरीदी और उसको ओला या उबर में टैक्सी के तौर पे चलाया,
1 लाख उसने अपनी जेब से दिए, 4 लाख का लोन लिया। अब 1 साल में उसने 50,000 भर दिए, 3.5 लाख बाकी हैं। 1 साल के बाद उसने कहा कि अब ओला से कमीशन बहुत कम मिलने लगा है, अब मुझे गाड़ी नहीं चलानी। उसने बैंक को दे दिया, बोलो ये गाड़ी ले जाओ, अब मैं लोन नहीं भरूंगा। 3.5 लाख का कर्ज वसूल करने के लिए बैंक उस गाड़ी को नीलाम करता है, 1.5 लाख रुपए आते हैं। बाकी 2 लाख कहां से आएंगे? है ही नहीं ना दुनिया में। वो 2 लाख का राइट ऑफ करना पड़ता है, वही हेयर कट है। अगर आप नहीं लोगे तो क्या करोगे? दूसरा रास्ता तो बताए। प्रदीप, क्या ये हेयर कट आप सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए लेंगे? नहीं, हर मामले में मैं कह रहा हूं ना, गाड़ी में भी वही होता है। लेंगे किस के लिए लेंगे और इसका किसको फायदा होगा? ये भी कुछ सवाल जो उठाने बहुत जरूरी है। समय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।